अरे यार, ये मिक्सी की आवाज कहाँ से आ रही है? माँ भी ना सुबह सुबह किचन में शोर मचाना शुरू कर देती है, कोई चैन से सोने भी नहीं देता। अरे बंद करो ये आवाज, मैं सो नहीं पा रही हूँ। किचन से आ रही मिक्सर की आवाज से अलीशा कान पर तकिया रखकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज अलीशा के कानों में जानी बंद नहीं होती, जिससे अलीशा गुस्से में उठती है और किचन में जाकर मिक्सर का प्लग निकाल देती है। ये क्या बदतमीजी है, तूने मिक्सर का प्लग क्यों निकाला? तेरे पापा के लिए आज मैं नारियल की चटनी बना रही थी। नारियल की चटनी का तो पता नहीं, लेकिन मेरी नींद की तो चटनी बना ही दी है आपने। आप जानती हैं मुझे शोर से कितनी प्रॉब्लम है, और आप हैं कि सुबह सुबह मिक्सर लेकर तांडव कर रही हैं। तो अब महारानी की नींद में जरा सी भी दखल ना हो, तो इसीलिए क्या मैं सिलबट्टे पर चटनी पीसना शुरू करूं? ससुराल में नहीं चलने वाले तेरे ये नखरे। आपसे तो बात करना ही बेकार है। अलीशा कमरे में जाती है, तैयार होकर नीचे नाश्ते के लिए आ जाती है। अलीशा, अगर आज कहीं पर दोस्तों के साथ जाने का प्लान हो तो उसे कैंसिल कर देना और शाम को कुछ ट्रेडिशनल पहनकर तैयार रहना। क्यों पापा, शाम को हमें कहीं जाना है क्या? शाम को मेरे बिजनेस पार्टनर राकेश जी अपने बेटे रोहन के साथ आ रहे हैं। मैंने रोहन के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और अगले 2 महीने में तुम्हारी और रोहन की शादी है। क्या क्या कहा आपने? आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिना मुझसे पूछे ये रिश्ता तय कर दिया? तो इसमें तुमसे पूछने की क्या जरूरत है? तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राकेश जी काफी टाइम से तुम्हारे पापा के बिजनेस पार्टनर हैं, और अगर तुम्हारी और रोहन की शादी हो गई तो ये बिजनेस और आगे तक बढ़ सकता है। आपकी बेटी हूं, कोई हुक्म का इक्का नहीं जिसे आप अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी शादी सिर्फ मेरी मर्जी से होगी। ठीक है, तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करनी है ना, तो करो। उसके बाद तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं होगा। अलीशा गुस्से से उठती है और अपनी कार में बैठकर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाती है। स्टेशन के पास ही एक पार्क होता है, जहां बेंच पर बैठ अलीशा रो रही होती है कि तभी वहां एक सुमित नाम का लड़का आता है। क्या हुआ अलीशा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? मेरे पापा ने मेरा रिश्ता अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे के साथ तय कर दिया है। यह तो अच्छी बात है ना, इसमें रोने की क्या बात है? हर किसी की शादी होती है, तुम्हारी भी हो रही है। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हम पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं और दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, उसके बाद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरी शादी कहीं और हो रही है। अलीशा, फर्क पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी जितना अमीर नहीं हूं। तुम्हें नहीं पता कि मैं किन हालातों से गुजर रहा हूं। बताओ ना मुझे, क्या परेशानी है तुम्हारी? तुम क्यों नहीं कर सकते शादी? मैं हर हालत में तुम्हारे साथ रह लूंगी। अलीशा इतना बोल ही रही होती है कि तभी पास ही बने रेलवे स्टेशन से ट्रेन गुजरती है, जिसकी हॉर्न की आवाज से अलीशा काफी इरिटेट हो जाती है। मुझे नफरत है ज्यादा शोर शराबे से। सुबह से शोर ने सर में दर्द कर रखा है। देखो सुमित, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो ठीक है, मैं रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के सामने आ जाऊंगी और अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना, तो ठीक है, हम शादी करेंगे। तुम मेरे साथ हर हाल में रह लोगी तो ठीक है, शादी करते हैं। सुमित अलीशा के साथ मंदिर में शादी कर लेता है, और जब अलीशा के माँ बाप को उसके बारे में पता चलता है तो वो उससे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देते हैं। सुमित अलीशा को रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में बनी झुग्गी झोपड़ियों में लेकर जाता है, जिसमें से एक झोपड़ी सुमित की भी होती है। उस झोपड़ी के बाहर थोड़ी देर में आशा आती है, आरती का थाल लिए और कलश लिए। आओ बहू, अंदर चलो। अब यही रेलवे स्टेशन पर बसी झोपड़ी तुम्हारा ससुराल है। सुमित, तुम्हारा घर बिल्कुल रेलवे स्टेशन के बगल में ही है और तुम यहाँ रहते हो? मैं अपने परिवार के साथ इसी झोपड़ी में रहता हूँ और रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता हूँ। साथ ही मैं रेलवे में टीटी के जॉब की एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हूँ। अब चलो अंदर चलते हैं। आशा अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश करवाती है और गृह प्रवेश करते हुए सुमित कहता है, चलो अब मेरे काम पर जाने का वक्त हो गया है, शाम तक आता हूं मैं, तब तक तुम आराम से रहना। सुमित अपने कुली के काम पर चला जाता है। वहीं अलीशा सुमित की झोपड़ी को देखने लगती है। थोड़ी देर में अलीशा चूल्हे पर खाना बना रही अपने सास से चूल्हे पर खाना बनाने का पूछती है, और आशा अब खुशी के साथ अपनी बहू को खाना बनाना सिखाती है। और मन में अलीशा कहती है, न जाने सब लोग क्यों कहते हैं कि मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना बहुत मुश्किल है। मैंने तो आसानी से बना लिया और खुशबू भी कितनी बढ़िया आ रही है। अलीशा चूल्हे पर पुलाव बनाकर पुलाव का पतीला ले जाकर एक कोने में रख देती है कि तभी सामने बने रेलवे स्टेशन से तेज रफ्तार और आवाज के साथ एक ट्रेन गुजरती है, जिससे अलीशा घबरा जाती है और उसके हाथ से पतीला छूटकर सारा पुलाव जमीन पर गिर जाता है। ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। ये सिर्फ इस ट्रेन की वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं बहू, परेशान मत हो, खाना दोबारा बन जाएगा। बेचारी अलीशा का खाना खराब होने की वजह से आशा उसे समझाकर बिठा देती है।
फिर खिचड़ी बना देती है और फिर शाम को सब खिचड़ी खाकर सो जाते हैं। सुमित, आशा, विनोद को तो उन ट्रेन की आवाज की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन अलीशा ट्रेन की आवाज के चलते बिल्कुल सो नहीं पाती। जैसे ही आंख बंद होती है बार बार ट्रेन आ जाती है और ट्रेन की आवाज से तो मेरे सर में दर्द ही शुरू हो गया। कैसे सोऊं मैं, मुझे तो जरा से शोर में भी नींद नहीं आती और यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन आ रही है। अलीशा तकिए के कवर के अंदर मुंह डालकर सोने लगती है कि तभी ट्रेन गुजरने की वजह से उन सभी झोपड़ियों में हलचल होती है और ऊपर रखा हुआ बर्तन सीधा जाकर अलीशा के पैर पर गिरता है। अलीशा की आवाज से सब जग जाते हैं। बहुत दर्द हो रहा है, देखो ना मेरा पूरा सर कैसे लाल हो गया है। इसलिए मैं तुमसे शादी के लिए मना कर रहा था, तुम्हें तकलीफ में देखकर तुमसे ज्यादा मुझे दर्द हो रहा है। अरे बहू परेशान मत हो, ये तो अब चलता रहेगा। मेरे पास मलहम है, वो लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा सुबह तक। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं वैसे वैसे अब अलीशा की परेशानी भी बढ़ने लगती है। ना रात में चैन है और ना दिन में। कितनी ट्रेन गुजरती है इस रेलवे स्टेशन की वजह से, मेरा सर तो दर्द के मारे फट रहा है। अलीशा बार बार रेलवे स्टेशन से गुजर रही ट्रेन की आवाज से परेशान हो रही होती है। उसके घर में पति, सास, ससुर कोई नहीं था कि तभी चाय 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 वाला, गर्मा गर्म चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। कुली आया, कुली कुली कुली। आइए, गर्मा गर्म प्याज मिर्च के पकौड़े खाइए, नथुलाल के पकौड़े जैसे पकौड़े आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे, पूरे शहर के फेमस हैं। आइए आइए पकौड़े खाइए, आइए आइए आइए। माँ मुझे चिप्स दिलाओ ना, मुझे चिप्स खाना है। ऐसा लग रहा है शादी करके ससुराल नहीं बल्कि कुंभ के मेले में आ गई हूँ। अब तो चाय बनाकर पीनी ही पड़ेगी। अलीशा अपने लिए अदरक वाली चाय बना रही होती है कि तभी चाय की खुशबू सूंघते हुए एक आदमी अलीशा के घर आ पहुंचता है, जिसे देख कौन हो तुम और इस तरह घर के अंदर कैसे घुसे? आप चाय वाली हैं ना? स्टेशन तक आपकी चाय की खुशबू आ रही थी, जरा मलाई मारकर एक गिलास चाय लगा दीजिए। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें चाय वाली नजर आती हूँ? निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारे मुंह पर चाय फेंक कर मारूंगी। अलीशा अपने ससुराल वालों के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ थी, जिसके चलते अलीशा एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यह कोशिश भी अलीशा के लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी। सुमित, सर में बहुत दर्द हो रहा है। पता है 3 दिन से मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। जब भी नींद आती है तो कभी ये ट्रेन की आवाज तो कभी तुम्हारे चाय कुली वालों की आवाज से घबरा कर उठ जाती हूँ मैं। कुछ तो करो वरना मैं तो पागल हो जाऊंगी। अलीशा, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, लेकिन तुम परेशान मत हो, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। मेरे रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं, अगर एक बार इस एग्जाम को क्लियर कर लिया ना, फिर तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, बस कुछ दिन और। आजा, तेरे सर में तेल डाल देती हूँ, तुझे आराम मिलेगा। अलीशा को सिर दर्द से राहत दिलाने के लिए आशा सिर में तेल डालती है और सुमित उसके सिर पर कपड़ा बांध देता है, लेकिन इसका भी कुछ ज्यादा खास असर नहीं होता। बीते दिनों के साथ साथ अलीशा की तबीयत और खराब रहने लगी थी। वहीं अब सुमित के एग्जाम भी शुरू हो जाते हैं और कुछ दिनों में सुमित को पता चलता है कि उसने एग्जाम क्रैक कर लिया है। सुमित की रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर की नौकरी लग जाती है, जिसकी खबर सुनकर अलीशा काफी खुश होती है। आप सच कह रहे हैं, आपकी टिकट कलेक्टर की नौकरी लग गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता था तू हमें यहाँ से जरूर निकालेगा। और इससे अच्छी खबर सुनो, आप सब अब हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हम जल्द ही यहाँ से किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ बिल्कुल भी शोर नहीं होगा और तुम वहाँ आराम से रह सकोगी। दिन भर कूली का काम करके रात भर जाग जाग कर आपने इसलिए पढ़ाई की ना, ताकि आपकी नौकरी लग सके और हम यहाँ से जा सके। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें जरा सी भी तकलीफ में नहीं देख सकता और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और अब माँ पापा भी सुकून से रहेंगे। सुमित अपनी टिकट कलेक्टर की नौकरी ज्वाइन करता है और पहली सैलरी मिलते ही एक शांत भरी जगह पर किराए का घर ले लेता है, जहां आशा, विनोद और सुमित के साथ अलीशा सुकून से रहती है। वहीं सुमित अपनी टिकट कलेक्टर की नौकरी करते हुए अलीशा को सारी खुशियां देता है और सब हंसी खुशी रहते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा थकान हो रही है और ये लोग तो अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि नई नवेली बहू है तो उसको थोड़ी देर आराम करने के लिए दे दिया जाए। प्रिया की तरफ देखते ही उसकी सास सुशीला कहती है, बहू तुम थक रही होगी, एक काम करो, जाकर आराम कर लो। जाओ बेटा, बहू को अपने कमरे में ले जाओ। ठीक है माँ जी, लेकर जाता हूँ। विशाल प्रिया को अपने साथ कमरे में लेकर जाता है, जहाँ दोनों जैसे ही बेड पर बैठते हैं अचानक से बेड टूट जाता है। हाय राम, ये क्या हो गया? बेड भी टूट गया। अरे इस घर के अंदर हर एक चीज टेम्परेरी बेस पर ही क्यों है? हर एक चीज चोर बाजार से ही खरीदी है क्या तुम लोगों ने? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ये हमें सस्ते में मिल गया था, सस्ती मार्केट से।
हे भगवान, ये कहाँ आकर फंस गई हूँ मैं। अमीर ससुराल लेकिन सस्ता सामान, सस्ती रसोई। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर प्रिया ऐसा क्यों कह रही थी एक बेड के टूटने पर कि उसका ससुराल अमीर के साथ सस्ता है। चलिए जानने के लिए कहानी को थोड़ा शुरू से समझते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आओ बहू, इसे अपना ही घर समझो। सुशीला ऐसा कहकर अपनी नई नवेली बहू का गृह प्रवेश करती है, जहां प्रिया घर के अंदर आते ही घर की दीवारों को देखती है। जैसा कि माँ ने कहा था कि मेरा ससुराल बहुत ज्यादा अमीर है, सच में मैं तो बहुत अमीर ससुराल में शादी करके आई हूँ। मेरे मुकाबले कोई नहीं होगा। ये दीवारें तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। प्रिया ऐसा कहकर जब घर के अंदर जाती है तो वो इतनी सुंदर दीवारों को जैसे ही हाथ लगाकर देखती है तो उसके हाथ पर दीवार का कलर छूटकर लग जाता है। अरे ये क्या, ये तो चूने की तरह मेरे हाथ पर ही लग गया। माँ जी ऐसा क्यों है? अरे बहू, अब ये संगमरमर की दीवारें बहुत महंगे में जाकर पड़ती हैं, इसीलिए हमने सस्ता जुगाड़ लगाकर इसे चूने में सफेदी को मिला दिया और इस पर लगा दिया। ये घर की शोभा को भी बढ़ाता है और कम खर्च भी आता है। कभी भी करवा लो, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। इतने अमीर होने के बावजूद भी मेरी सास ऐसा सोचती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बहू, मैं घर घुमा देती हूँ। सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे घर की रसोई दिखाती हूँ। सुशीला जब रसोई में लेकर जाती है तो रसोई में प्रिया को सभी चीज बहुत सुंदर सुंदर दिखाई देती है और वो बेशकीमती भी लग रही होती हैं। सुशीला रसोई के बारे में कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में प्रिया वहां पर रखी हुई सुंदर सी केतली उठाकर अपने हाथ में देख रही होती है कि अचानक से वो 2 टुकड़े में हो जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये तो गलती से हो गया। मैंने नहीं तोड़ी है ये केतली। कोई बात नहीं बहू, ये रसोई में जितना भी सारा सामान है ये तो मैंने चोर बाजार से सस्ते दाम पर खरीदा था। क्या है ना, आजकल चीज बहुत ज्यादा महंगी मिलती है और चोर बाजार में चीज महंगी के साथ साथ सस्ती मिल जाती है, तो इसीलिए हमने वहीं से खरीद लिया था। और ये ऐसा ही है, ये तो बस हमारी रसोई की शोभा बढ़ाने के लिए है। सुशीला के ऐसा कहने पर प्रिया अपने मन में सोचने लगती है, हे भगवान, ये क्या, माँ जी कैसी बातें करती हैं। इतना अमीर ससुराल है और हर एक सामान इन्होंने इतना सस्ता लिया हुआ है जैसे पता नहीं क्या। अमीर ससुराल तो दिखावे के लिए अमीर है, बाकी तो ये सस्ती रसोई, सस्ता सामान। इतनी गरीबी मैंने कभी नहीं देखी होगी अपनी जिंदगी में। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं सोच रही थी, बस ऐसे ही। अच्छा बहू, एक काम करो, तुम अपनी पहली रसोई की रस्म करो, तब तक मैं जरा वॉशिंग मशीन में कपड़े देख कर आती हूँ। मैंने कपड़े डाले थे उसके अंदर धोने के लिए। सुशीला के इतना कहने पर प्रिया उस सस्ती सी रसोई में कुछ बनाने की सोचती है, लेकिन जब भी वो किसी चीज को इस्तेमाल करती तो बहुत सोचने लगती। हर एक चीज उसे वहां टेम्पररी बेस पर ही दिखाई देती है। इससे अच्छा तो हमारे घर की रसोई है, वहाँ सब कुछ जेन्युइन तो है, कम से कम इस तरह दिखावटी तो नहीं है। मेरी माँ कुछ सामान खरीदती है तो सस्ता लेकर नहीं खरीदती, और मेरे ससुराल में मेरी सास देखो तो पैसों की किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी सामान इतना सस्ता है कि हाथ लगाते ही टूटने लग जाता है। प्रिया खुद से ऐसा कहने लगती है और बहुत मुश्किल से वो पहली रसोई में कुछ बना पाती है। वो सभी के लिए मीठी खीर बनाती है और सभी को परोस कर देती है। आप सभी के लिए मैंने ये मीठी खीर बनाई है, लेकिन बाबूजी, माँ जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। तुम्हारी सास तो अभी कपड़े धो रही होगी। अच्छा ये बात है, फिर तो मैं माँ जी की मदद कर देती हूँ जाकर। प्रिया ऐसा कहकर अपनी सास के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास मशीन के अंदर पानी और सर्फ भरकर उसी में कपड़े डालकर हाथों से ब्रश के द्वारा रगड़ रही होती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? जब आपके पास वॉशिंग मशीन है तो आपको वॉशिंग मशीन में अच्छे से कपड़े धोने चाहिए ना। अरे क्या बताऊं बहू, गली में एक कबाड़ी वाला इस वॉशिंग मशीन को लेकर जा रहा था। अब मैंने उसे इसका प्राइस पूछा तो उसने बहुत सस्ता बताया, इसीलिए मैंने इसे खरीद लिया। सस्ती भी है और मशीन भी है, लेकिन ये ना खराब हो गई है। इस वजह से ना मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर ही सर्फ और पानी डालकर कपड़े धो लूं। माँ जी, अगर मशीन खराब हो गई है तो इसे ठीक करवा लीजिए। हाँ हाँ करवा लूंगी बहू, अभी क्या जरूरत है, अभी मैं ऐसे ही धो लेती हूँ। सुशीला कपड़े धोकर सुखा देती है, जिसके पास सुशीला अपनी बहू से कहती है, बहू तुम थक गई होगी, एक काम करो, तुम थोड़ी देर आराम करके अपने कमरे में चली जाओ। अभी तक तो अपने ससुराल में हर एक सामान मैंने सस्ता ही देखा, जबकि मेरा ससुराल इतना अमीर है। अब पता नहीं अपने कमरे में और कितना सस्ता सामान देखने वाली हूँ। प्रिया जब अपने पति के साथ कमरे के अंदर आती है तो वो अपना कमरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके कमरे के अंदर बहुत खूबसूरत सा बेड होता है जो राजा महाराजाओं की तरह दिख रहा था। आखिर में वो अपने मन में यही सोचती है, चलो आखिरकार मेरे कमरे का बेड तो बहुत खूबसूरत है, कुछ खराब हो ना हो ये बेड तो खराब होगा नहीं।
जैसे ही प्रिया अपने पति के साथ बेड के ऊपर बैठती है वो बेड भी टूट जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। अरे बहू, मुझे माफ करना, ये बेड चोर बाजार में बहुत सस्ता मिल रहा था तो मैंने वहीं से ही खरीद लिया था। बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये टूट जाएगा। माँ जी, घर के अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो थोड़ी अच्छी और महंगी और टिकाऊ हो? जब सस्ता सामान है, आपने इतना सस्ता सामान क्यों खरीदा? आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए कि इस सामान के चलते आपकी कितनी बेइज्जती हो सकती है। बहू, जरूरी थोड़ी है कि हम महंगा ही सामान खरीदें। अरे हमारे पास पैसे हैं तो क्या हुआ, ये पैसे हमारे आगे को काम आएंगे ना। देखो माँ जी, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और मैं ये सारी बातें आपसे बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूरन ये सब बोलना पड़ रहा है। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगे तो मुझे बता दीजिएगा। देखो माँ जी, सामान सस्ता और इतना सारा खरीदने से अच्छा है कि महंगा और अच्छी क्वालिटी का खरीद कर एक ही बारी में छुट्टी कर दो। ये आप बार बार जो खरीदती हो, बार बार घर में सफेदी करवाती हो, इसमें भी तो बार बार पैसा लगता है। हाँ बहू, बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो, पैसा तो मुझे बार बार ही लगाना पड़ता है। जब आप लोगों के पास पैसों की किसी चीज की कमी नहीं है तो फिर आप लोगों को एक ही बार में अच्छा सामान खरीदना चाहिए, जिसके चलते ये सारी परेशानियां ना हो। कभी घर में अच्छे मेहमान आते हैं तो वो ये सब देखकर क्या सोचते होंगे कि आप लोग को सिर्फ दिखावा करना आता है। बहू, आज तक मैंने इतना सोचा ही नहीं था, और आज जब तुमने ये सब कहा तो मुझे एहसास हुआ कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी तरह सुशीला को समझ आ जाता है कि उसे घर के अंदर इस तरह सस्ता और बेकार सामान नहीं खरीदना चाहिए। अगले दिन कुछ दिन बाद वो घर के अंदर एशियन पेंट करवाती है जो बहुत सुंदर और अच्छा होता है। वो चूने की तरह हटता भी नहीं। घर में वो महंगा महंगा फर्नीचर मंगवाती है जो बहुत अच्छा होता है और दिखने में भी सुंदर होता है और बैठने में कंफर्टेबल होता है। इसी के साथ साथ वो अपनी बहू का बहुत शानदार बेड भी बनवाती है। बहू, ये बेड तो अच्छा है ना, ये अब टूटेगा भी नहीं और ये टिकाऊ भी है, ये कई समय तक टिका रहेगा। माँ जी, ये हुई ना बात, अब हमें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी और अब हमारे घर में हर एक चीज परफेक्ट है। आपने मेरी बातों को समझा और सभी चीजों को ठीक कर दिया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये सब मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। इस तरह प्रिया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है और अब उसके ससुराल में कोई भी सामान सस्ता या दिखावटी नहीं होता।